अपने YouTube चैनल जैमा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे। आज का विषय है मुगल कालीन या मध्यकालीन शिक्षा। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे भारतवर्ष पर अनेकों आक्रमण सालों से होते आए हैं और हमें नई नई संस्कृतियों का परिचय मिलता आया है। नई नई संस्कृतियों ने यहाँ आकर अपने को स्थापित किया है। उन्हीं में एक संस्कृति है मुस्लिम संस्कृति, जो लगभग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर 18वीं शताब्दी तक अपने देश भारतवर्ष में विद्यमान रही और यहाँ पर फली फूली। इसका काल शुरू होता है मोहम्मद गौरी के समय से शुरू होता है, जब 1191 के तराइन के युद्ध में 1192 के तराइन के युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और यहाँ पर एक नई साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसको हम लोग मुस्लिम साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो मुस्लिम आक्रांताओं ने अपना यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया। वो एक नई संस्कृति को लेके आए और उन्होंने अपना जो यहाँ पर उस संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, जिसको हम लोग मध्यकालीन शिक्षा या मध्यकालीन संस्कृति के नाम से जानते हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। तो हम लोग, हालांकि उनका जो इतिहास रहा वो रक्त रंजित रहा। उन्होंने यहाँ पर आने के बाद कई वर्षों तक एक लंबा उन्होंने क्रूरता की हमारी संस्कृति के साथ, हमारी शिक्षा के साथ, हमारे विद्वानों के साथ। उन्होंने कई यहाँ के विद्वानों को मारा, यहाँ के शिक्षा संस्थानों को तोड़ा। यहाँ बड़े बड़े पुस्तकालय थे, उन पुस्तकालयों को उन्होंने अग्नि के हवाले किया। मतलब जितना वो यहाँ पर इस संस्कृति को मिटाने के लिए जितना वो कर सकते थे, उन्होंने उसका भरपूर प्रयास किया। फिर हमारी प्राचीन संस्कृति लगभग विस्मृत सी हो गई, एक मृतप्राय हो गई, और इन्होंने अपनी एक नई संस्कृति का परिचय हम लोगों से कराया। उन्होंने अपनी संस्कृति के यहाँ पर शिक्षा संस्थान खोले, नई भाषा दी। वही सब कुछ जो है वो इस मध्यकालीन संस्कृति या मध्यकालीन शिक्षा के नाम से जानी जाती है। इनकी भी शिक्षा के कुछ उद्देश्य थे, जिसमें पहला तो इनका प्रमुख उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रसार। इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना था, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाया, यहाँ के शिक्षा संस्थानों को माध्यम बनाया। दूसरा उद्देश्य इस्लामी संस्कृति का प्रसार करना था और इस्लाम के जो रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, सिद्धांतों तथा कानूनों को भारतीयों में फैलाना था। भारतवर्ष में मुस्लिम शासन के समय अनेक हिंदुओं ने विभिन्न कारणों से वशीभूत होकर, चाहे वो भय हो या लालच हो, लोभ हो, इनके वशीभूत होकर इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। इन नवोदित या नए बने मुसलमानों को शिक्षा के द्वारा मुस्लिम संस्कृति से परिचित कराना अत्यंत आवश्यक था, जिसको शिक्षा का माध्यम बनाया गया, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अगला उद्देश्य मुस्लिम शासन को सुदृढ़ करना था। अब एक नया शासन वो लेके आए थे। इस शासन को एक लंबे समय तक उनको यहाँ पर स्थापित करना था, उसे सुदृढ़ करना था। ये भी उन्होंने उद्देश्य अपना इस शिक्षा के तहत ही साधने का प्रयास किया। लगभग सभी मुस्लिम शासकों ने शिक्षा के द्वारा अपने शासन को अधिकाधिक दृढ़ बनाने का प्रयास किया, क्योंकि मुसलमान शासकों ने शासन व्यवस्था में मुस्लिम संस्कृति को अधिक स्थान दिया। उन्हें मुस्लिम संस्कृति को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए निपुण ट्रेंड व्यक्तियों की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त वे ऐसे नागरिक तैयार करना चाहते थे मुस्लिम शासन का विरोध न कर सकें, उनका सहयोग करें। अगला जो उद्देश्य था वो एक नया उद्देश्य था। अभी तक हम लोगों की वैदिक संस्कृति और बौद्धकालीन संस्कृति से अलग हटके उद्देश्य था सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति।
यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि हम लोग इस लोक और परलोक की बात करते थे, लेकिन मुस्लिम संस्कृति में परलोक का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी विचार नहीं। वो अपने आप को भावी जीवन के लिए तैयार करते हैं, भविष्य के लिए तैयार करते हैं और शिक्षा को आध्यात्मिक विकास का साधन न मानकर एक अच्छा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। इसी कारण मुस्लिम काल में शिक्षा का एक उद्देश्य विद्यार्थियों को इस प्रकार से तैयार करना था कि वे अपने भावी जीवन को ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली बनाने में और सांसारिक उन्नति कर सकें। ये एक उद्देश्य उन्होंने शामिल किया इसमें। आगे अगला जो उद्देश्य था वो धार्मिकता का समावेश था। धर्म की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मुसलमानों में धार्मिकता की भावना को सम्मिलित करना अनिवार्य था। यही कारण था कि मकतबों और मदरसों को साधारणतः मस्जिदों से संबद्ध कर दिया गया। कोई भी मकतब और मदरसा स्वतंत्र नहीं था, वो किसी ना किसी मस्जिद से ही जुड़ा था। आज भी हम लोग देखते हैं मकतब और मदरसे वही हैं जहाँ मस्जिद है, जहाँ प्रतिदिन सामूहिक नमाज एक सामान्य बात थी। मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों में इस धार्मिक वातावरण द्वारा धार्मिकता का समावेश किया जाता था। एक धार्मिक वातावरण हमेशा रहता था और जीवन में धर्म के महत्व एवं गौरव से परिचित कराया जाता था। ये तो इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, प्रमुख उद्देश्य थे, माफ करना। ये शिक्षा इन उद्देश्यों को लेके इन्होंने मकतब, मदरसे या अलग अलग शिक्षा संस्थान स्थापित किए थे। अब आती हैं विशेषताएं। क्या लक्षण थे, विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जिसमें पहला आता है जो शुरुआत इनकी शिक्षा की होती थी वो बिस्मिल्लाह रस्म से शुरुआत होती थी। जैसा कि वैदिक काल में उपनयन और बौद्धिक काल में प्रव्रज्या जो एक रस्म थी उसकी जगह इसमें बिस्मिल्लाह था। बिस्मिल्लाह रस्म बोलते थे इसको, शुरुआत शिक्षा की। इसमें 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु का जब बालक होता था तो उसे किसी मुल्ला या मौलवी के सामने ले जाया जाता था। बालक अपने संबंधियों के सामने कुरान की कुछ आयतों का पाठ करता था और बिस्मिल्लाह का उच्चारण कर अपनी शिक्षा को प्रारंभ करता था। और जो धनी और संपन्न व्यक्ति होते थे वो मौलवी या मुल्ला को अपने घर पर ही बुलाकर बालकों की बिस्मिल्लाह रस्म को अदा करा देते थे। शिक्षा संस्थाएं की बात करें हम तो यहाँ पर प्रमुख 2 तरह की शिक्षा संस्थाएं थी, मकतब और मदरसे। मकतब जो थे वो प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे। यहाँ प्रवेश लेने से पहले बिस्मिल्लाह नामक रस्म अदा की जाती थी। मकतब शब्द का जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा से है, उसका नाम ही है कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है लिखना। यहाँ अक्षर ज्ञान, पैगंबरों के संदेश, उच्चारण, धार्मिक ग्रंथ से संबंधित शिक्षा दी जाती थी और पत्र व्यवहार, कुछ इनके जो ग्रंथ, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ थे उनका, धार्मिक कविताओं का, फारसी व्याकरण और बातचीत के ढंग की भी शिक्षा दी जाती थी। और मकतब जो थे वो उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे। मदरसों में मकतबों की शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र मदरसों में प्रवेश लेते थे। ये मदरसे जो थे वो उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे। यहाँ उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। ये भी मस्जिदों से ही संबद्ध होते थे। इनमें जो शिक्षक होते थे उनको उस्ताद जो होते थे उनको उस्ताद कहा जाता था और भौतिक और धार्मिक शिक्षा देते थे ये उस्ताद। अकबर के शासनकाल में मदरसों में गणित, कानून, कृषि, अर्थशास्त्र, इतिहास एवं ज्योतिष, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजतंत्र, व्याकरण, यूनानी चिकित्सा, अरबी साहित्य तथा गृह शास्त्र आदि विषय पढ़ाए जाते थे। सभी मदरसों में सभी विषय नहीं पढ़ाए जाते थे। कुछ विशेष मदरसे कुछ विशेष विषयों के लिए प्रसिद्ध होते थे। शिक्षण विधि की बात करें तो मुस्लिम कालीन शिक्षा भी वैदिक और बौद्धिक काल की तरह ही मौखिक होती थी। पाठ्य वस्तु को याद करने पर बल दिया जाता था। शिक्षक भाषण विधि का प्रयोग करते थे। शिक्षा फारसी भाषा के माध्यम से दी जाती थी और या वाद विवाद भी होते थे। गुरु शिष्य संबंध की बात करें तो प्रारंभिक काल में गुरु शिष्य के संबंध घनिष्ठ थे, मधुर थे। शिष्य गुरु का सम्मान करता था और छात्रावास की व्यवस्था होती थी तो शिक्षक भी वहीं रहता था। कालांतर में यह देखा गया कि
गुरु शिष्य के संबंधों का ह्रास हुआ, मूल्यों का ह्रास हुआ, क्योंकि उसका एक उदाहरण मिलता है कि औरंगजेब के शिक्षक थे उस्ताद थे शाह साले, उनका अपमान उन्होंने दरबार में किया था, यानी कि सामूहिक रूप से सार्वजनिक रूप से छात्र अपने शिक्षक का अपमान करने से भी नहीं हिचकते थे। ये इन मूल्यों का ह्रास हुआ आगामी समय में। परीक्षा प्रणाली की बात करें तो मुस्लिम शासकों के समय में किसी भी प्रकार की व्यवस्थित या स्थापित परीक्षा प्रणाली नहीं थी। शिक्षक अपने दृष्टिकोण से ही छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रोन्नत कर देते थे, लेकिन कुछ उपाधियां थी, प्रमाण पत्र का कहीं पे उल्लेख नहीं आता है, लेकिन उन उपाधियां दी जाती थी, जैसे काबिल, फाजिल, आलिम। तो जो साहित्य के छात्रों में पारंगत होते थे, जो छात्र होते थे, उनको काबिल कहा जाता था, और जो धार्मिक शिक्षा के छात्र होते थे उनको आलिम, और तर्क एवं दर्शन के छात्रों को फाजिल की उपाधि दी जाती थी। स्त्री शिक्षा की बात करें तो स्त्री शिक्षा इस काल में भी बहुत अच्छे स्तर पर नहीं थी, अत्यंत दयनीय स्थिति थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन था, तो बहुत कम आयु की बालिकाएं तो मक्तबों में भेज दी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे बालिकाओं की उम्र बढ़ती जाती थी तो उनको शिक्षा से वंचित किया जाता था। केवल उच्च शिक्षा उन्हीं लोगों को मिलती थी जो शाही घराने या राजघराने संबंध महिलाएं होती थी, उनकी घर पर ही व्यवस्था कर दी जाती थी पढ़ने के इच्छुक बालिकाओं की। कुल मिलाकर कहा जाए तो नारी शिक्षा की उपेक्षा थी इस काल में। व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी यहाँ पर, जैसे ललित कला, हस्तकला और वास्तुकला जैसी व्यावसायिक शिक्षा का पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाता था। मुस्लिम काल में हालांकि दस्तकारी, नक्काशी, जरी, मलमल, हाथी दांत, पच्चीकारी आदि कला कौशल से संबंधित उल्लेख मिलता है, लेकिन इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की संस्थाएं कहीं स्थापित थी, इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। मुस्लिम शासकों में शासन की रक्षा के लिए निरंतर युद्ध लड़ने पड़ते थे, इसलिए इस काल में घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध संचालन, अस्त्र शस्त्र आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। फिर आता है पाठ्यक्रम, प्रमुख अंश है इसका। पाठ्यक्रम में शिक्षा का पाठ्यक्रम विभिन्न स्थानों पर विभिन्न था। साधारणतः छात्रों को पढ़ने, लिखने और साधारण अंक गणित की शिक्षा दी जाती थी। वर्णमाला का सबसे पहले उनको अध्ययन कराया जाता था, ज्ञान कराया जाता था। उसके पश्चात कुरान की कुछ आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। जब छात्र को पढ़ने और लिखने का पर्याप्त ज्ञान हो जाता था तब उसे व्याकरण और फारसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। और उनके जो प्रमुख ग्रंथ थे, सर्वप्रथम तो कुरान ही था, उसकी आयतें याद कराई जाती थी, और पैगंबरों की कथाएं, मुस्लिम फ़कीरों की कहानियाँ, शहजादों, संपन्न परिवारों के छात्रों के लिए जो मुस्लिम प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ थे उनको अध्ययन कराया जाता था। और संपन्न परिवारों के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम उनकी आवश्यकताओं के अनुसार दिए जाते थे। अगली जो विशेषता आती है, जो हम लोग इस काल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, यहाँ पर साहित्य और इतिहास से संबंधित काफी काम हुआ। यह मुस्लिम युग में नीति, दर्शन आदि विषयों का साहित्य का सृजन हुआ। रामायण, महाभारत, उपनिषदों आदि हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। इस भारत में क्रमबद्ध इतिहास का लेखन का जो श्रेय जाता है वो मुस्लिम काल को ही जाता है। इस काल में जियाउद्दीन वर्नी, अबुल फजल बदायूनी, दारा शिकोह का नाम बहुत आता है, जिन्होंने अपने 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया। तो आप लोगों ने देखा कि मुस्लिम काल में संस्कृति का, इतिहास का विकास हुआ, और एक काफ़ी बड़ा जो समय था वो मुस्लिम जो शासक थे उनके समय में भारतवर्ष में बीता, और वो संस्कृति फली फूली आज भी उसका हम लोग यहाँ पर उसका प्रभाव देखते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना इस विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।